हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन का सेशन 7 डे 7, जो कि प्रोनाउन के लास्ट स्टेप की ओर ले जाएगा आपको। आज हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ कुछ प्रोनाउन से रिलेटेड सुपरफ्लुअस यूज भी पढ़ रहे हैं। आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सुपर फाउंडेशन कोर्स का वीडियो है, जिसके तहत जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसके दायरे में आने वाला एग्ज़ाम का कोई भी चीज़ अछूता नहीं रहेगा। इस बात का M.K. मिश्रा प्रॉमिस करता है। चलिए मिलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। ध्यान दें, देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन के दायरे में यदि हम पढ़ रहे हैं तो इंट्रोडक्शन वीडियो में भी हम दिखाए हैं कि रेसिप्रोकल जो वर्ड है ये वर्ब रेसिप्रोकेट से बना है और रेसिप्रोकेट का अर्थ होता है अदला बदली। ध्यान दिया जाए कि यदि कोई दो व्यक्ति या दो वस्तु अपने अपने हरकत से एक दूसरे के लिए अगर कोई स्थिति पैदा करने लगे, एक दूसरे को प्रभावित करने लगे, तो ऐसी सिचुएशन को रेसिप्रोकेशन कहा जाता। इसका मतलब यह है कि वो अदला बदली का सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। A word used at the place of noun which shows the mutual or reciprocal relation between or among persons or things, that is called reciprocal pronoun. ध्यान रखा जाए, यह रेसिप्रोकल सिचुएशन दो के बीच भी हो सकता है और दो से ज्यादा के बीच भी होता है। यदि अगर मैं कहूं कि राजू और श्याम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, इसका मतलब कि राजू श्याम का सम्मान करता और श्याम राजू का सम्मान करता, तो ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे को सम्मान किए तो रेसिप्रोकल हुआ कि नहीं? ये पांचों दोस्त एक दूसरे का सम्मान करते हैं, इसका मतलब कि हर इंडिविजुअल बाकी अन्य का सम्मान कर रहा है, तो फिर तो सबके बीच रेसिप्रोकल रिलेशन है, रेसिप्रोकेट कर रहा। यही बात बताना चाह रहा हूं आपको कि जो नाउन के बदले में आकर नाउन के बीच रेसिप्रोकल रिलेशन दर्शावे, म्यूचुअल रिलेशन दर्शावे, उसी को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा। ध्यान दीजिए नेक्स्ट, इसमें यही पॉइंट हम पीडीएफ के माध्यम से आपको दर्शा रहे हैं। कह रहा है कि ईच अदर एंड वन एन अदर, ये दो ही वर्ड हैं जो रेसिप्रोकल रिलेशन को दर्शाएंगे। फर्स्ट वन दैट इज ईच अदर एंड सेकेंड वन दैट इज वन एन अदर। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू that this reciprocal relation can be used between two persons or things or among more than two persons or things also. The same thing I'm going to tell you here. Each other and the second one that is one another. देखिए अगर देखा जाए तो इस दोनों फॉर्मेट में ईच जो है और इसमें वन जो है ये सब्जेक्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इसी के कार्य से सामने वाला प्रभावित एक दूसरे को करेगा, तो इसी में दोनों में जो अदर लगा, ये दोनों का अदर जो है वो ऑब्जेक्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ईच जो है या वन जो है वो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और अदर जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। आपको इतना यदि दिक्कत हो समझने में तो आप सीधा सीधा बात समझिएगा कि दो का चर्चा होगा तो दोनों एक दूसरे के लिए सब्जेक्ट भी होंगे और दोनों एक दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट भी होंगे। यदि कहें कि मोहन और सोहन एक दूसरे को सम्मान करता है तो मोहन के सम्मान से सोहन प्रभावित, सोहन के सम्मान से मोहन प्रभावित। तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट पार्ट में मोहन सब्जेक्ट है, सोहन ऑब्जेक्ट, दूसरे में सोहन क्या होगा, सब्जेक्ट और मोहन ऑब्जेक्ट, और दोनों रेसिप्रोकेट किए तो ईच अदर हुआ। ध्यान दीजिए, यही बात आप यूज के माध्यम से देखें। पहले इसको देख लीजिए, नोट में कह रहा है कि ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस। कंपाउंड फॉर्म है,
ईच भी आप प्रोनाउन जानते हैं, उसी में ऐड किया गया अदर, फिर उसी तरह वन के साथ एनदर, ईच अदर, वन एनदर, ईच एंड वन रियली बिलोंग टू द सब्जेक्ट, अदर एंड एनदर आर ऑब्जेक्ट्स। यही बात तो बता रहा था। अब इसके यूज को जरा सा देखा जाए। मूल रूप से यदि ईच अदर और वन एनदर का क्वेश्चन है तो उसकी यूज से क्वेश्चन है। डेफिनेशन के लिए हमने आपको समझा दिया कि ईच अदर, वन एनदर। देखिए कुछ किताबों में डायरेक्ट डेफिनेशन ही लिखा हुआ है कि ईच अदर एंड वन एनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ध्यान दिया जाए, यहां बात हो रहा है कि किन्हीं दो पर्सन्स और थिंग्स, टू पर्सन्स और थिंग्स, दो के बीच में आपसी रिलेशन हो तो ईच अदर का प्रयोग किया जाता, जबकि दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु के बीच में आपसी रिलेशन हो जाए तो वन एनदर का प्रयोग किया जाता। दो के बीच में आपसी रिलेशन हो, द रेसिप्रोकल रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स, वी हैव टू यूज each other. For that we have to use each other, and for more than two persons or things, it means for the mutual relation among more than two persons or things, we have to use one another. दो के बीच में आपसी रिलेशन हो तो each other, दो से ज्यादा के बीच में हो तो one another. अगर मैं कहूं कि ये दोनों भाई एक दूसरे का सम्मान करते हैं, यदि मैं बोलूं तो मैं कहूंगा बोथ द ब्रदर्स रिस्पेक्ट वन एनदर, कहना गलत होगा, ईच अदर होना चाहिए। और ये पांचों दोस्त एक दूसरे तीसरे का सम्मान करते तो ऐसी स्थिति में कहना पड़ेगा कि ऑल द फाइव फ्रेंड्स रिस्पेक्ट ईच अदर, नहीं वन एनदर। आपको बता दें कि मॉडर्न इंग्लिश में ईच अदर का प्रयोग दो से ज्यादा के बीच भी प्रचलित है। आप ऐसे भी पहले पढ़े थे कि ईच दो के लिए भी आता, दो से ज्यादा के लिए भी आता। तो मॉडर्न इंग्लिश में प्रचलित है कि दो के लिए भी ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए भी वन एनदर, लेकिन वन एनदर हमेशा दो से ज्यादा के लिए। परंतु एग्जाम में कभी मत यूज कीजिएगा, नहीं तो आप गलत माने जाएंगे। आपको याद रखना है कि दो के बीच में ईच अदर, दो से ज्यादा के बीच वन एनदर, इतना ही यूज आपको समझना है और यही रूल है। लिटरेचर में, स्पोकन में भले लोग यूज कर लें, वो चलता है, लेकिन जब ग्रामर की बात आएगी, एग्जाम की बात आएगी तो गलत माना जाएगा। आपको ईच अदर दो के बीच में यूज करना है और दो से ज्यादा के बीच में वन एनदर। बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। इसी चीज को यूज के माध्यम से देख रहे हैं ईच अदर में कि ईच अदर इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स। दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन दर्शाना हो तो क्या यूज करें, तो ईच अदर का प्रयोग करें। ध्यान दीजिए, अब यही कह रहा है कि बोथ द स्टूडेंट्स, बोथ दोनों, हेल्प्ड ईच अदर, ये दोनों छात्र एक दूसरे को मदद करते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो ईच अदर होना जायज है। दो का चर्चा है, ईच स्टूडेंट हेल्प द अदर, यही तो वर्ड हो रहा है कि ईच स्टूडेंट हेल्प द अदर। ईच सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया और अदर उसके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया। टू फ्रेंड्स प्रेज ईच अदर इन पब्लिक, ये दोनों दो दोस्त एक दूसरे का तारीफ करते हैं पब्लिक में। भले एकांत में एक दूसरे का कॉलर पकड़ लें अलग बात हुआ, लेकिन करेंगे पब्लिकली दोनों एक दूसरे का सम्मान करते, तारीफ करते। ऐसी स्थिति में दो के बीच ईच अदर का प्रयोग हुआ, यानी ईच प्रेजेस द अदर। ईच सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया, अदर उसके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया। देखिए यह नोट में जो अभी अभी हमने कहा कि ध्यान रहे कि मॉडर्न इंग्लिश में ईच अदर का प्रयोग दो से अधिक के बीच भी प्रचलित है, परंतु प्रचलित है, मैं बोल रहा हूं, एग्जाम में कभी मत यूज कीजिएगा, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको ईच अदर केवल दो के लिए यूज करना है, वन अदर दो से
अधिक के लिए। यही बात हो रहा है वन अनदर का, कि वन अनदर इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप अमंग मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। यदि दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु की चर्चा हो तो एकमात्र हमारे पास ऑप्शन कौन आएगा? रेसिप्रोकल रिलेशन के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दें, कह रहा है कि द फाइव फ्रेंड्स प्रेज वन अनदर, ये पांचों दोस्त एक दूसरे तीसरे का मदद करते हैं, तारीफ करते हैं। तो कह रहा है कि वेन एवर दे टॉक ऑफ, अच्छा जब भी वो बात करते हैं एक दूसरे तीसरे का सम्मान करते हैं, उसी का पाठ है। यानी वन फ्रेंड प्रेजेज अनदर, एक जो है कोई एक बाकी का चर्चा करता तो किसी अन्य दूसरे का चर्चा करता। तो फिर वन सब्जेक्ट को लीड किया और अनदर ऑब्जेक्ट को लीड किया। ऑल द प्लेयर्स सपोर्टेड वन अनदर इन द टीम मीटिंग, जितने भी खिलाड़ी थे, ऑल का प्रयोग हुआ है, बोथ का नहीं। तो ऑल इसका मतलब हुआ कि दो से अधिक हैं खिलाड़ी, तो सभी खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट करते, तो इसलिए वन अनदर का प्रयोग बिल्कुल सही है। यानी वन प्लेयर सपोर्टेड अनदर, हर एक खिलाड़ी दूसरे को सपोर्ट करता, तो वन सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया और अनदर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया। खैर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रिप्रेजेंटेशन में मत जाइए, आप सीधा समझिए कि ईच अदर और वन अनदर, दो के बीच आपसी रिलेशन ईच अदर, दो से ज्यादा के बीच में आपसी रिलेशन वन अनदर। प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन देखिए। हमने कहा है आपको कि आप देख रहे हैं सुपर फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स के तहत जो भी कुछ आप पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से अल्टीमेट होगा, उससे रिलेटेड कुछ भी आपको छूटेगा नहीं। और इसके बाद जब चैप्टर आपका समाप्त होगा तो उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन से रूबरू कराया जाएगा। कॉमन एरर्स, इंप्रूवमेंट, फिलर्स, ब्ला ब्ला, बहुत तरह के क्वेश्चंस होंगे। मिलते हैं जब टॉपिक समाप्त होता है, तब क्वेश्चंस के अलग दुनिया में। ध्यान दिया जाए, प्रीवियस क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये जितने प्रीवियस क्वेश्चंस आप देख रहे हैं वो आपके एग्जाम्पल को, आपके जो टॉपिक आप स्टडी कर रहे हैं उस टॉपिक की पुष्टि के लिए है कि यह कई एग्जाम में आ चुका है और रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिखाए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल, समिति के जितने सदस्य थे, बिगन शाउटिंग एट ईच अदर, नहीं वन अनदर का प्रयोग होना चाहिए। कह रहा है क्या कि जितने भी समिति के काउंसिल के सदस्य थे वो सब एक दूसरे तीसरे पर चीखने चिल्लाने लगे। तो एक बात बताया जाए, ऑल द मेंबर्स हैं, इसका मतलब कि मेंबर्स दो से अधिक हैं, तो ईच अदर कैसे होगा? वन अनदर का प्रयोग होगा। सीधा सीधा आंसर कौन बना? सी। नेक्स्ट, कह रहा है कि द टू ब्रदर्स आर एट डैगरस्टॉन। प्रेज है डैगरस्टॉन, मतभेद होना, विचारों में भिन्नता होना, झगड़ा होना। कह रहे कि ये दोनों भाई एक दूसरे से मतभेद रखते, सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी, अतः इनको अपने ओहदे के विपरीत लगता, अपने सम्मान के विपरीत लगता। क्या चीज? तो टू टॉक टू वन अनदर, एक दूसरे से बात करना इनके रुतबे के खिलाफ लगता। अतः ध्यान रखा जाए कि वन अनदर नहीं, ईच अदर का प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि दो भाइयों का चर्चा हो रहा और दो भाई जब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो ऐसी स्थिति में उनके लिए वन अनदर कैसे आएगा? दो के चर्चा में तो ईच अदर ही तो होना चाहिए। नेक्स्ट बात ध्यान दें, आनंद, प्रकाश एंड नवनीत, तीन व्यक्ति का चर्चा हो गया। आनंद, प्रकाश एंड नवनीत हेल्प ईच अदर एंड स्टडी टुगेदर फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आनंद, प्रकाश और नवनीत एक दूसरे तीसरे का मदद करते और एक साथ पढ़ाई करते आने वाले एग्जाम के लिए। ध्यान दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ईच अदर नहीं, वन अनदर का प्रयोग होगा, क्योंकि तीन व्यक्ति हैं। और ऐसी स्थिति में ऑप्शन आपका कौन बना? बी बना। आपको हमने पर्सनल प्रोनाउन बताया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया, इंडेफिनिट प्रोनाउन बताया,
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया, एम्फैटिक प्रोनाउन बताया, रिलेटिव प्रोनाउन बताया, आपको हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बताया, पॉसेसिव प्रोनाउन बताया, और आपको यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन बताया। तो हमने सारा का सारा फॉर्मेट ऐसे हमने याद करने के लिए आपको प्राइड रीड पीआर का नाम लिया था, लेकिन ऑर्डर चेंज करके बताया, क्योंकि जिसका सीक्वेंस जहाँ सही बैठेगा वहाँ पर बताया। याद रखा जाए कि प्रोनाउन के 10 भेद से आप परिचित हो चुके हैं। अब जितना चीज आप पढ़े हैं उसके दायरे में या कुछ सुपरफ्लुअस फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं, उन पर जरा विचार कीजिए। सुपरफ्लुअस अनावश्यक यूज, ध्यान दें, नाउन हमारे पास रिपीट न हो इसलिए तो हम प्रोनाउन यूज करते, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम प्रोनाउन का भी अनावश्यक यूज करने लगे। हमको अस्त्र दिया गया प्रोनाउन किस लिए? कि किसी सेंटेंस में अनावश्यक नाउन रिपीट ना हो। तो नाउन रिपीट ना हो तो हमको अस्त्र दिया गया प्रोनाउन का। तो ऐसा भी ना हो कि हम इस प्रोनाउन का दुरुपयोग कर लें, जहां मन वहां यूज करने लगे, जहां यूज करना हो वहां न करें और जहां न करना हो वहां करने लगे। तो ऐसे ही जब उल्टा गेम होगा तो उसे सुपरफ्लुअस माना जाएगा। जरा देखिएगा सुपरफ्लुअस। ध्यान दीजिएगा, सुपरफ्लुअस फॉर्म है, कह रहा है कि सुपरफ्लुअस और इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रोनाउन, अनावश्यक प्रयोग, गलत प्रयोग से बचना चाहिए। देखिए एक फॉर्मेट है आई टी इट, इस जोड़ दिए तो इट्स पॉसेसिव हो गया। हमेशा ये दुविधा बना रहता कि कहीं हम इट्स को पॉसेसिव मान तो लिए, लेकिन कहीं गलती से पॉसेसिव प्रोनाउन न समझ लें। नहीं, इट्स पॉसेसिव है लेकिन ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, ये नहीं हो सकता। जब भी इट्स का प्रयोग करना हो तो यह इट्स जो है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव बनकर आता, यानी जब भी इट्स आता है तो इसका नाउन के साथ प्रयोग होना आवश्यक है। बाकी आपने देखा था माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, माई, माइन, दोनों फॉर्मेट देखा था। लेकिन जब इट्स का प्रयोग कीजिएगा तो हमेशा सावधान रहिएगा। क्यों सावधान रहिएगा? क्योंकि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यह पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो जाए। नहीं, कभी भी यह अकेला यूज नहीं होगा। जब भी होगा तो नाउन के प्रीसीडिंग ही आएगा। द नीव इज इट्स, नहीं, यह नहीं हो सकता। यह हो सकता है कि दिस इज इट्स नीव, यह इसका नीब है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि नीब जो है इसका है, द नीब इज इट्स, ऐसा यूज नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। इट्स अकेला कभी नहीं आ सकता। ध्यान दें, नाउन के पहले यूज करेंगे तो यह ऐसा यूज जब मिलेगा तो गलत काटिएगा, यह सुपरफ्लुअस यूज माना जाएगा या इनकरेक्ट, इनअप्रोप्रिएट यूज माना जाएगा। ध्यान दिया जाए, इसी टॉपिक को यहां समझाया गया है। कह रहा है क्या कि इट्स का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में नहीं होता या एडजेक्टिव के रूप में। एवरीथिंग हैज इट्स ऑन इंपॉर्टेंस, हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस है। तो एवरीथिंग हैज इट्स ऑन इंपॉर्टेंस, इट्स देखिए एडजेक्टिव के रूप में है, तभी तो हमारा इंपॉर्टेंस यहाँ नाउन हो गया। तो यहाँ इट्स ऑन इंपॉर्टेंस। आशा करते हैं ये कंसेप्ट क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्रोनाउन के सुपरफ्लुअस यूज में उन जगहों पर प्रोनाउन हम ऐड करने लगते जहां नहीं होना चाहिए, अनावश्यक यूज करने लगते। जरा सा सोचें, यदि मैं कहूं कि राजेश हु इज अ डांसर, हु इज माई फ्रेंड, राजेश जो एक डांसर है वो मेरा दोस्त है। थोड़ा सा सोचेंगे कि राजेश हु इज ए डांसर, हु इज माई फ्रेंड, तो राजेश को एक्सप्लेन करने के लिए तो हु हो गया।
तो राजेश हु इज ए डांसर, यहां पर तो हम इसको दर्शा लिए, लेकिन ये हु किसके लिए आया, तो फिर राजेश के लिए आया, और जबकि ऑलरेडी हम राजेश को डिफाइन कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सेकंड वाला हु सुपरफ्लुअस हो गया। सीधा बनना चाहिए, राजेश हु इज ए डांसर इज माई फ्रेंड। एक और दिखाता हूं, अगर यहां हु के जगह कोई दूसरा भी लग जाए कि राजेश हु इज अ डांसर ही इज माई फ्रेंड, राजेश हु इज ए डांसर ही इज माई फ्रेंड, तो फिर भी ये ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो राजेश को ही। ऑलरेडी जब हम राजेश का चर्चा कर चुके हैं, उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो यहाँ ही की भी जरूरत नहीं है। अतः सीधा बना, राजेश हु इज ए डांसर इज माई फ्रेंड। एक इस पर रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चंस की चर्चा करता हूं। आया हुआ था एग्जाम में कि मेंबर्स ऑफ द कमिटी व्हेन दे न्यू अबाउट नेहरूज डेथ दे वर रूडली शॉक्ड। बैंक कलर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दें। मेंबर्स ऑफ द कमिटी, कमिटी के सदस्य, व्हेन दे न्यू, जब वे जाने, मेंबर्स ऑफ कमिटी के लिए दे का प्रयोग किया गया। When they knew about नेहरूज डेथ, जब वो नेहरू के मौत के बारे में जाने, they were rudely shocked, तो वो बुरी तरह से क्षुब्ध थे। तो फिर मेंबर्स ऑफ कमिटी के लिए सब्जेक्ट ही फॉर्म में जब दे लगा दिए, तो फिर आगे उस सब्जेक्ट को ऐड करने की क्या जरूरत। ऐसी स्थिति में वो सुपरफ्लुअस मानेंगे। सीधे सीधे बनेगा कि मेंबर्स ऑफ द कमिटी व्हेन दे न्यू अबाउट नेहरूज डेथ वर रूडली शॉक्ड, वहां पर दे का प्रयोग सुपरफ्लुअस था। ऐसा ही टॉपिक, जरा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही टॉपिक आपको दिखा रहे हैं सुपरफ्लुअस के सेंस में। माय फ्रेंड बीइंग ए गुड स्टूडेंट, my friend being a good student, he has been appointed our class monitor. मेरा दोस्त एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते उसे क्लास मॉनिटर अपॉइंट किया गया। तो माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, उसी के एक्सप्लेन में कहे कि बीइंग ए गुड स्टूडेंट, अब ही सुपरफ्लुअस हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आपके पास है। तो ऑलरेडी जब सब्जेक्ट है तो फिर एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लगाना गलत माना जाएगा। तो बनेगा कि माई फ्रेंड बीइंग ए गुड स्टूडेंट हैज बीन अपॉइंटेड आवर क्लास मॉनिटर, उसको हमारा क्लास मॉनिटर अपॉइंट किया गया है। देखिए यहां पर हियर कर रहा है, हियर ही इज सुपरफ्लुअस एंड इट शुड बी ओमिटेड, ये ही सुपरफ्लुअस हो गया। माय फ्रेंड बीइंग ए गुड स्टूडेंट हैज बीन अपॉइंटेड। देखिए ऐसी स्थिति में एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए कि बीइंग का प्रयोग यदि हो तो बीइंग के बाद नाउन यूज कर लें। ध्यान दें, अब आगे आप सब्जेक्ट का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि शुरू में ही नाउन या प्रोनाउन यूज करके तब बीइंग से इंट्रोडक्शन देंगे, अब डायरेक्ट वर्ब का जगह होगा, यहां पर नाउन प्रोनाउन की जरूरत नहीं मानी जाएगी। एक बार फिर से, यदि बीइंग से आप चर्चा कर रहे हैं तो यहां सब्जेक्ट दे दीजिए, लेकिन शुरू में ही यदि यह सब्जेक्ट ऐड कर दिए नाउन प्रोनाउन तब बीइंग लगाए, तो यहां डायरेक्ट वर्ब आना चाहिए, यहां पर अलग से सब्जेक्ट आना नहीं चाहिए। सेंटेंस फेंकता हूं, लपकिए, आसानी से आप समझ सकते हैं। छात्र होने के नाते राम बहुत मेहनती है।
छात्र होने के नाते राम बहुत मेहनती है। बीइंग अ स्टूडेंट राम इज वेरी लेबोरियस। आसानी से बन जाएगा। बीइंग अ स्टूडेंट राम इज वेरी लेबोरियस। लेकिन राम को यदि बाहर निकाल दिया जाए कि राम बीइंग ए स्टूडेंट ही इज वेरी लेबोरियस, ये कहना गलत माना जाएगा। सीधा बनेगा राम बीइंग ए स्टूडेंट इज वेरी लेबोरियस, वहां ही सुपर फ्लुअस हो जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर ये दिखा रहा हूं कि राम बीइंग ए स्टूडेंट, तो यहाँ ही गलत है, सीधा वर्ब आएगा। क्या बनेगा कि राम बीइंग ए स्टूडेंट इज वेरी लेबोरियस। आशा करते हैं कि सुपरफ्लुअस का पॉइंट आपको ये समझ में आया होगा। इसी टॉपिक को देखिए यहां नोट में दर्शाया जा रहा करे कि ध्यान रहे कि कभी कभी प्रोनाउन को उस जगह से गायब कर दिया जाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। अब देखिए यह कह रहा है कि बीइंग ए रेनी डे आई स्टेड एट होम। जो ऊपर वाला था टॉपिक वो एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के इंट्रोडक्शन में था। अब यहाँ कंट्रास्ट होगा क्या, यहाँ दो पॉइंट का चर्चा होगा। बीइंग ए रेनी डे होने के वजह से, तो प्राकृतिक नियम कानून सिद्धांतों की चर्चा में आप इट का प्रयोग करते, और यहां बीइंग रेनी डे ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसा होगा क्या कि इट बीइंग ए रेनी डे, क्योंकि प्राकृतिक चीजों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है उसके इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ होगा कि इट बीइंग ए रेनी सीजन आई स्टेड एट होम, मैं घर पर रुक गया। यही चीज यहाँ पर बताया गया है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। प्राकृतिक नियम कानून सिद्धांतों के लिए आप पढ़े हैं कि इट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ध्यान दें, एक चीज आप पढ़े हैं उसको रिमाइंडर के रूप में हम सुपरफ्लुअस बता दिए कि यदि कहीं रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ हो, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन है, इसके ठीक पहले पॉसेसिव या जेनिटिव स्ट्रक्चर से बचिएगा। अगर लिखना भी होगा तो ऑफ स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा। आप पढ़े हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हमने हु, दैट, विच पढ़ाया था, उसके ठीक पहले अपोस्ट्रोफेस का प्रयोग या पॉसेसिव स्ट्रक्चर का प्रयोग बचिएगा। अगर उसका सेंस देना होगा तो ऑफ स्ट्रक्चर के द्वारा दिया जाएगा, नहीं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। कई बार इससे क्वेश्चन है, ध्यान दें। यदि मैं कहूं सी likes Rajiv's car, who is her best friend। अब एक बात हमको बताइएगा कि हु इज हर बेस्ट फ्रेंड, तो कार हु इज हर बेस्ट फ्रेंड की राजीव। ऐसे बात आया कि रिलेटिव प्रोनाउन हो गया हु, और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले ये पॉसेसिव स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे, तो बनना चाहिए कि सी लाइक्स द कार ऑफ राजीव। ऐसी स्थिति में राजीव के लिए हु इज हर बेस्ट फ्रेंड हो सकता। यही तो बात बोल रहा हूं कि अपोस्ट्रोफेस या पॉसेसिव स्ट्रक्चर, जेनेटिव स्ट्रक्चर जो उसे कहें, वो रिलेटिव के ठीक पहले नहीं। देखिए ये कह रहा है कि ए नाउन और प्रोनाउन इन द पॉसेसिव केस शुड नॉट बी यूज्ड एज द एंटीसीडेंट ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन। डोंट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, उसका प्रपोजल मत एक्सेप्ट कीजिए। हु कुड नॉट सपोर्ट यू इन ट्रबल, जो आपको सपोर्ट नहीं कर सकता ट्रबल में। एक बात बताइए, हु रिलेटिव है, हिज प्रपोजल, ये स्ट्रक्चर कैसा है, तो पॉसेसिव है। अर्थ निकालना हो तो जरा सा देखिए कि आपके पास रिलेटिव कहाँ है, तो रिलेटिव हु आ गया। ठीक पहले वाले को एंटीसीडेंट मानिए, तो प्रपोजल हु कुड नॉट सपोर्ट यू इन ट्रबल, ऐसा तो नहीं होगा।
प्रपोजल आपको सपोर्ट नहीं कर सकता कि व्यक्ति सपोर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि हु के ठीक पहले हु आया है व्यक्ति के लिए, इसको यानी व्यक्ति को यहां करना पड़ेगा। तो ये पोसेसिव स्ट्रक्चर से बचिए और ऑफ के स्ट्रक्चर में इसको तोड़िए। तो बनेगा कि डोंट एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ हिम, उनके प्रपोजल को मत मानिए। हिम तब हो जाएगा हु कुड नॉट सपोर्ट यू इन ट्रबल, वो व्यक्ति जो आपको ट्रबल में सपोर्ट नहीं करता हो। रूल साफ साफ कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले चाहे अपोस्ट्रॉफ का पोसेसिव हो, चाहे प्रोनाउन फॉर्मेट का पोसेसिव हो, पोसेसिव स्ट्रक्चर से बचिए, बदले में ऑफ का स्ट्रक्चर डालिए जहां से सेंस क्लियर हो सके। नहीं तो सेंटेंस गलत है, और दूसरा एक ऑप्शन हो सकता है कि अर्थ बदल जाए। तो ऐसी स्थिति में जहां से रिलेटिव प्रोनाउन का फॉर्मेट स्टार्ट हो रहा है उसके ठीक पीछे वाले को जोड़कर पढ़िए, और जब अर्थ सही बैठ जाए तो सही है, और नहीं बैठे तो फिर उसका स्ट्रक्चर को चेंज कीजिए और वो ऑफ स्ट्रक्चर में आएगा तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट को कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रोनाउन जहां यूज होने चाहिए वहां नहीं यूज किए जाए, छुपा दिए जाए, तो भी सेंटेंस गलत होगा, वो भी सुपरफ्लुअस यूज में या रॉन्ग यूज में माने जाएंगे। देखिए, द रिलेटिव प्रोनाउन इज समटाइम्स रॉन्गली ओमिटेड, गलती उनको हटा दिया जाता व्हेन इट इज द सब्जेक्ट ऑफ ए क्लॉज, खासकर तब जब वो सब्जेक्ट रहे किसी क्लॉज के। तब ध्यान दें, कह रहा है कि ही हैज एन इम्पुडेंस, कह रहा है कि उसे उदंडता है। वुड कैरी हिम थ्रू एनीथिंग, कह रहा है कि उसको धृष्टता है जो उसे किसी हद तक ले जा सकता है। एक बात बताइएगा कि ही हैज एन इम्पुडेंस, इम्प्यूडेंस तो बना दिया, लेकिन अब कह रहा है क्या कि वुड कैरी हिम थ्रू एनीथिंग, ये इम्प्यूडेंस जो उसे हर स्थिति में किसी भी स्थिति में ला सकता है। तो अब बताया जाए कि इम्प्यूडेंस को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास एक रिलेटिव चाहिए, यानी सब्जेक्ट इसको बनाकर यूज करें विच, और नहीं तो यूज करेंगे दैट, तब हो जाएगा कि ही हैज एन इम्प्यूडेंस विच वुड कैरी हिम थ्रू एनीथिंग, या दैट वुड कैरी हिम विथ एनीथिंग। तो यहाँ पर इम्प्यूडेंस दैट वुड कैरी या विच वुड कैरी के सेंस में आएगा। यदि अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में वहां जरूरी है और अगर नहीं यूज किए तो नो डाउट आप गलत करने जा रहे हैं, वो तो धोखा होगा एग्जाम। नेक्स्ट पॉइंट करने जा रहे हैं, ध्यान दें। एक पॉइंट और आपको पता है जो पहले बता चुका हूं कि किसी रिलेटिव प्रोनाउन हु या दैट के ठीक पहले प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्लूरल नहीं रहता, यानी दे का प्रयोग नहीं होता। जब भी ऐसा आएगा गलत काट दिया जाएगा, इस दे को दोज में बदला जाएगा, तब दैट या हु का प्रयोग किया जाएगा। मूल रूप से हु का ही प्रयोग होता, दैट आ सकता है, लेकिन दे प्लस रिलेटिव प्रोनाउन के स्ट्रक्चर से बचा जाएगा। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउन अपने बाद रिलेटिव प्रोनाउन नहीं ग्रहण करता, अतः उस दे को दोज में बदलकर अर्थ निकाला जाता। वे लोग जो बाहर खेल रहे हैं वो अच्छे प्लेयर हैं, दे हु आर प्लेइंग आउटसाइड आर गुड प्लेयर्स, नहीं दोज हु आर प्लेइंग आउटसाइड आर गुड प्लेयर्स। यानी दे प्लस हु के प्रयोग से बचिए, बदले में दोज प्लस हु का प्रयोग कीजिए। यही पॉइंट यहां पर बताया गया, ध्यान दें। कह रहा है कि प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन प्लूरल शुड नॉट बी यूज्ड एज द एंटीसीडेंट ऑफ हु और दैट, हियर दोज इज प्रेफर्ड टू दे, यहां दोज का प्रयोग किया जाता है न कि दे का।
दे दैट आर लेबोरियस विल गेट सक्सेस, वे लोग जो मेहनती हैं वो सफलता पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ दे को हटना पड़ेगा, दे को यहाँ गलत मानना पड़ेगा, क्योंकि दे प्लस दैट रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट दे नहीं हो सकता। तो बना दोज दैट या हु आर लेबोरियस विल गेट सक्सेस। अब तो पॉइंट सही हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट और चर्चा कर रहा हूं, इसको भी वीवीआई पॉइंट में मानिएगा। ये जितना पॉइंट दिखा रहा हूं सुपरफ्लुअस का दायरे में, ये वीवीआई ही पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है सेम। अक्सर प्रयोग में सेम, समथिंग, समवन यूज कर देता है, और करता क्या है कि इसे प्रोनाउन का या पर्सनल प्रोनाउन का, मूल रूप से रूप समझिए, पर्सनल प्रोनाउन के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज कर देता, जो नहीं होना चाहिए। यह पर्सनल प्रोनाउन का सब्स्टिट्यूट के रूप में, सब्स्टिट्यूट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन नहीं हो सकता। मैं कल एक कार खरीदा और वही कार राजू को बेच दिया। I bought a car yesterday and sold the same to राजू। नहीं, वहां कार के लिए सेम का प्रयोग नहीं होगा, वहां पर्सनल प्रोनाउन फॉर्मेट ही डालना पड़ेगा कि आई बॉट ए कार यस्टरडे एंड सोल्ड इट टू राजू। सेम का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के बदले में यूज कर दिया जाए तो सेंटेंस गलत हो जाता। सेम कैनॉट बी यूज्ड एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। बच कर रहिएगा, जहां प्रयोग मिलेगा गलत काटा जाएगा। यदि कोई कहे कि मैंने एक कार खरीदा और वही मैं राम को गिफ्ट कर दिया, आई बॉट ए कार एंड द सेम आई गिफ्टेड राम। नहीं बनेगा कि आई बॉट ए कार एंड आई गिफ्टेड इट टू राम। यानी सेम का प्रयोग कभी भी पर्सनल प्रोनाउन के बदले यूज करने से बचना होगा। ध्यान दे, यही पॉइंट आगे है। सेम शुड नॉट बी used as a substitute for personal pronoun. You have read the books. आपने किताबें पढ़ ली है। If you have read, यदि आपने किताबें पढ़ ली हैं, प्लीज रिटर्न द सेम टू मी, तो कृपया मुझे लौटा दीजिए वो। यदि आप किताबें पढ़ लिए हैं तो वो मुझे लौटा दीजिए। तो ये बुक्स के बदले द सेम यहां लगा दिया, ये सेम का प्रयोग गलत है। इफ यू हैव रेड द बुक प्लीज रिटर्न द सेम नहीं, रिटर्न देम का प्रयोग होगा, क्योंकि किताबें प्लूरल है, इसके बदले हम प्रोनाउन यूज करेंगे। इफ यू हैव रेड द बुक्स प्लीज रिटर्न देम टू मी। तो ऐसी स्थिति में सेम के प्रयोग से बचेंगे। नेक्स्ट बात, एक पॉइंट और आपको चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हाईलाइट देना जरूरी है। किसी रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आपको प्रेपोजिशन के प्रयोग से बचना चाहिए। टोटल रिलेटिव नहीं, माफ करना, केवल दैट। दैट ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके प्रीसीडिंग में प्रेपोजिशन नहीं आता। जरूरत यदि पड़ जाए तो यह वाक्य के अंतिम भाग में प्रेपोजिशन चला आता। मैंने कहा था कि यही वो घर है जिसमें मैं रहता हूं। दिस इज द हाउस इन दैट आई लिव। नहीं, दिस इज द हाउस दैट आई लिव
इन का प्रयोग होगा। दैट रिलेटिव प्रोनाउन जब बना तो उसके ठीक पहले प्रेपोजिशन की गुंजाइश नहीं है, उसको प्रेपोजिशन पहले नहीं दिया जा सकता। प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ी तो प्रेपोजिशन लास्ट में जाता है। यही वो लड़का है जिसके बारे में मैं बात कर रहा। दिस इज द बॉय अबाउट दैट आई एम टॉकिंग। जी नहीं, दिस इज द बॉय दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। यही चीज यहां है। ध्यान दें कि नो प्रेपोजिशन इज यूज्ड बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन दैट। इफ एनी प्रेपोजिशन इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड इट इज यूज्ड इन एंडिंग पोजिशन। वो बाद में लास्ट में यूज किया जाता है। ध्यान दें, वी नो द होटल, करेक्ट, वी नो द होटल दैट शी लिव्स इन। मुझे वो होटल पता है जहां वो रहती है। तो यहां यदि ये इन दैट के पहले रख दिया जाए तो गलत माना जाएगा। इसीलिए इन कहाँ आया तो एंडिंग पोजीशन में आया। तो यहाँ पॉइंट क्या आया कि वी नो द होटल दैट शी लिव्स इन। आगे कह रहा है कि दिस इज द बॉय दैट ही वॉज टॉकिंग अबाउट। यही वो लड़का है जिसके बारे में वो बात कर रहा। तो बॉय, ये अबाउट अगर दैट के पहले रख दिया जाए कि दिस इज द बॉय अबाउट दैट ही वाज टॉकिंग तो ये गलत माना जाएगा। यहाँ रह जाए कि दिस इज द बॉय अबाउट हुम यू आर टॉकिंग तो सही माना जाएगा। अबाउट हुम लिख दे तो सही है, यानी तो हु यू आर टॉकिंग ही वाज टॉकिंग अबाउट ये भी सही है। लेकिन दैट के साथ ऐसा नहीं होगा कि अबाउट दैट लिख देंगे, नहीं, प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी तो लास्ट में जाएगा। तो बनेगा कि दिस इज द बॉय दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आइए, कह रहा है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब्स इन द सिटी, it has once again proved that when it comes to celebration nothing can beat the arrangements that greet guests for the venue. One of the oldest clubs in the city, सिटी में जो सबसे पुराने क्लब्स में से जो यह एक है, इट हैज वंस अगेन प्रूव्ड। देखा जाए इसी के लिए जब हम यहाँ वर्ब लगा दिए तो इट हमारा यहाँ सुपरफ्लुअस हो गया। मतलब कि क्लब का ऑलरेडी चर्चा किया जा रहा है तो फिर इट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब्स इन द सिटी हैज वंस अगेन प्रूव्ड दैट व्हेन इट कम्स, फिर आगे इसके कंडीशन में इट आ गया कि जब यह सेलिब्रेशन के मूड में आता है, नथिंग कैन बीट द अरेंजमेंट्स दैट ग्रीट गेस्ट फॉर द वेन्यू, कि इसके अरेंजमेंट्स का कोई सानी नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में यह इट सुपरफ्लुअस है। आंसर नंबर कौन बनेगा? बी। यहां पर इट की कोई गुंजाइश नहीं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, बीइंग ए कोल्ड मॉर्निंग आई डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। कह रहा है क्या कि बहुत ठंड होने की वजह से आज सुबह मैं डिसाइड किया कि मैं मॉर्निंग वॉक करने अपना नहीं जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए कि बीइंग ए कोल्ड मॉर्निंग, यहाँ प्राकृतिक नियमों को इंट्रोड्यूस करने के लिए इट का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ध्यान दिया जाए वहां इट सुपरफ्लुअस था और यहाँ इट छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में आपको इट शुरुआत में जोड़ना पड़ेगा कि इट बीइंग अ वेरी कोल्ड मॉर्निंग। आंसर नंबर ए। ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि इट हैज नो राइट टू अटेंड दिस मीटिंग। ही हैज नो राइट टू अटेंड दिस मीटिंग। उनका कोई अधिकार नहीं बनता है मीटिंग अटेंड करने का, सिंस चूंकि ही हैज नॉट बीन इनवाइटेड फॉर द सेम, क्योंकि उनको इसलिए इनवाइट नहीं किया गया है। तो ही हैज नो राइट टू अटेंड दिस मीटिंग सिंस ही हैज नॉट बीन इनवाइटेड फॉर द सेम, नहीं फॉर इट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप पढ़े हैं कि द सेम का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के बदले नहीं किया जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि उनको अटेंड करने का कोई हक नहीं है क्योंकि उनको मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं बुलाया गया है। अतः वहां द सेम नहीं, इट का प्रयोग होगा। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, Amazon has been exploring a strategic options. Amazon जो है वो अपनी रणनीतिक ऑप्शंस या और कई तरह के ऑप्शंस ढूंढ रहा है। ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, सेवरल मंथ्स, कई महीने से ढूंढने में लगा है। द कंपनी हैज नाउ डिसाइडेड टू परसू
एन इंडिपेंडेंट पाथ, और कंपनी ने डिसाइड किया है कि एक वो अपना निजी अपना स्वतंत्र रास्ता लेकर चलेगा, एंड इट्स टर्मिनेटिंग ऑल द स्ट्रेटेजिक डिस्कशन एज ए रिजल्ट, और फलस्वरूप जितने भी वो स्ट्रेटेजिक डिस्कशन थे उस सबको खारिज कर रही है। तो देखिए इट्स टर्मिनेटिंग, यही धोखा हो गया। क्या हो गया कि आप पढ़े हैं कि ITS इट्स हो गया तब तो पॉसेसिव होता, और IT में अपोस्ट्रॉफ एस कर देंगे तब हो जाएगा इट इज या इट हैज। तो यहाँ तो सेंस है कि इट इज टर्मिनेटिंग, यह कंपनी के लिए इट आया और कंपनी टर्मिनेट कर रही है, तो ऐसी स्थिति में इट्स एस नहीं अपोस्ट्रॉफ एस होना चाहिए, इट इज टर्मिनेटिंग का बात करेंगे, और नहीं तो इट इज लिख देंगे साफ साफ। आगे, he being the best student in the class, Gopal was chosen to participate in the competition। कह रहा है कि सबसे बढ़िया छात्र होने के वजह से गोपाल को चुना गया कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ध्यान रखा जाए कि गोपाल वाज, जब गोपाल का ऑलरेडी इंट्रोडक्शन बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट हो गया तो ही सुपरफ्लुअस है, यहाँ ही का प्रयोग नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर में हम बताए हैं, याद रखा जाए कि व्यक्ति का इंट्रोडक्शन हो तो बीइंग डॉट 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 तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होता, और नहीं तो नाउन या प्रोनाउन, नाउन अब्लिक प्रोनाउन यदि शुरू में ही कर दें तब बीइंग होगा, तो डायरेक्ट आगे वर्ब का प्रयोग होगा। तो आगे गोपाल का चर्चा कर रहा है तो यहाँ प्रोनाउन को टर्मिनेट किया जाएगा, आंसर नंबर कौन बनेगा, ए होना चाहिए। इन सब में भी आप देखे हैं कि इट बीइंग का प्रयोग होता है, प्राकृतिक चीजों का चर्चा करना हो, इंट्रोडक्शन देना हो तो इट बीइंग का प्रयोग करते, यानी उसके लिए इट लगाया जाता। आपने देखा आज सेशन, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आप सभी देख रहे हैं सुपर फाउंडेशन कोर्स। जो भी टॉपिक इसमें आप पढ़ते हैं इससे रिलेटेड कुछ भी एग्जाम का चीज आपके रेंज से बाहर नहीं जाएगा, यह MK मिश्रा का अश्योरेंस है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, बी बोल्ड फॉर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।